सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ द ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले विद दिस चैप्टर एंड विल एंड दिस चैप्टर टुडे इटसेल्फ। सो यहाँ तक हम लोगों ने देख रखा है, ओके, एंड वी आर गोना स्टार्ट विथ ट्रस्ट डीड। वैसे तो ट्रस्ट डीड आप सबको पता है। ट्रस्ट डीड जो है आपको SBIL में पढ़ने को मिलेगा, ओके, एंड आपको काफ़ी जगह देखने को मिलता है ट्रस्ट डीड। स्पेशली SBIL में आपको देखने को मिलेगा जब आप लोग पढ़ोगे कंपनी के बारे में, ट्रस्टीज के बारे में। कंपनी लॉ में आपको भयानक देखने को मिलता है ट्रस्टीज के बारे में। तो उन सब जगह पे आपको ये देखने को मिल सकता है, बहुत ही ब्यूटीफुल। आज यहाँ पे हम लोग देखेंगे ट्रस्ट डीड। थोड़ा बहुत लिखा है यहाँ पे, ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग जितना हो सके, जितना दिया गया है इंस्टीट्यूट के द्वारा, उतना तो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो देखो क्या लिखा गया है, द इशूअर एंड द डिबेंचर ट्रस्टी। अच्छा एक बात बताओ, ट्रस्टी कौन होता है? मैंने प्रीवियस क्लास आप लोग को समझाया था। डिबेंचर्स जो है, डिबेंचर्स जो होल्ड करते हैं उनको कहा जाता है डिबेंचर होल्डर, ठीक है। अब इन डिबेंचर होल्डर के जो राइट्स है उनको कौन कौन देखता है, कौन प्रोटेक्ट करके रखता है? इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने बनाया है टर्म डिबेंचर ट्रस्टी। अब यही डिबेंचर ट्रस्टी जो है ये सारे डिबेंचर होल्डर्स के राइट को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली हम लोग जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, डिबेंचर्स हो जाए, बॉन्ड्स हो जाए, कमर्शियल पेपर्स हो जाए, डेट इंस्ट्रूमेंट्स है ये सब, तो वहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टी का होना बहुत नेसेसरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द इशूअर एंड द डिबेंचर ट्रस्टी शेल एग्जीक्यूट द ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड होगा, क्या होगा? ट्रस्ट डीड किसके बीच में? इशूअर के बीच में। इशूअर एंड किनके बीच में? डिबेंचर का जो ट्रस्टी है उनके बीच में एक होगा ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड, ट्रस्ट का एग्रीमेंट। अब ये क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा होता है? यहाँ पे ये लिखा होता है कि सारे जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनका माई बाप कौन? डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी क्या फोकस करेगा, किस काम पे ऊपर फोकस करेगा कि डिबेंचर होल्डर्स के जो जितने भी राइट्स है, अधिकार है, उसको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो रहा हो, इस बात के ऊपर ध्यान देगा कौन? डिबेंचर ट्रस्टी। इस प्रकार के एक ट्रस्ट जो है डीड बनाया जाता है, एग्रीमेंट पेपर बनाया जाता है बिटवीन द कंपनी हु इज इशूइंग, विच इज नोन एज द इशूअर, एंड द डिबेंचर ट्रस्टी, ओके। फिर देखो क्या बताया, fails to execute the trust deed then you have to pay interest for at least 2% per annum or such other rate as specified by the SEBI, ठीक है। फेल कर गए तो 2% का इंटरेस्ट लगेगा। ट्रस्ट डीड होना नेसेसरी है। ट्रस्ट डीड शेल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में लिखा होगा स्टैट्यूटरी स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग द डेट इशू, मतलब जो डेट इशू इशू किया गया है, ठीक है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू किया गया है, फॉर एग्जांपल डिबेंचर पकड़ लो, तो उसके रिगार्डिंग जितनी भी स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है, डीप इंफॉर्मेशन, नॉर्मल स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन, वो लिखा होगा। एंड पार्ट बी जो है वहाँ पे पूरा इन डेप्थ लिखा होता है पर्टिकुलर्स ऑफ द डेट इशू। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट देखो, ट्रस्ट डीड शेल नॉट कंटेन एनी क्लॉज विच हैज द इफेक्ट ऑफ लिमिटिंग और एक्सटिंग्विशिंग द ऑब्लिगेशंस एंड लाइबिलिटीज ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी। तो ट्रस्ट डीड में ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी सेंटेंस, ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं होना चाहिए जहां पे डिबेंचर ट्रस्टी का जो राइट्स है, ड्यूटीज है, ऑब्लिगेशंस है, पावर है, इसमें किसी भी प्रकार का लिमिटेशन लगना, इस प्रकार का कोई भी किसी प्रकार का जो है अग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लॉज नहीं होना चाहिए। तो तुम डिबेंचर ट्रस्टी के ऊपर किसी प्रकार का लिमिटेशन नहीं लगा सकते। लिमिटेशन लगा रहे हो तुम, इसका मतलब डिबेंचर होल्डर्स को ठग रहे हो तुम कौन हो? तुम हो इशूअर, कंपनी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताया गया है लिमिटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग और वेविंग द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, मतलब एक्ट में जो भी प्रोविजंस दिया गया है उसको लिमिट करना, उसको रिस्ट्रिक्ट करना, ठीक है, उसको वेव ऑफ कर देना। फॉर एग्जाम्पल इस एक्ट में, ठीक है, इस एक्ट में दिया गया है कि ये सारे राइट्स है, अधिकार है, क्या है? राइट्स है, ठीक है। किनके राइट्स है? डिबेंचर होल्डर्स के राइट है, जो प्रोटेक्ट करेगा डिबेंचर का ट्रस्टी। अब जब तुम एग्रीमेंट बनाओगे ना, तो ऐसा मनमानी नहीं कर सकते कि ये राइट हम लोग लिमिट कर देंगे, इसको हम लोग हटा देंगे। क्या कर देंगे? हटा कर दे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग वेव ऑफ कर देंगे। देखो, हटाना और वेव ऑफ दोनों अलग अलग चीज होता है। हटा कौन रहा है?
हटा सकता है इशूअर, ये बदमाशी करेगा, ये हटाएगा। वेव ऑफ कौन करेगा? वेव ऑफ करेगा डेट, कहा गया तुम्हारा डिबेंचर ट्रस्टी, ये वेव ऑफ कर देगा। वेव ऑफ का मतलब क्या होता है? कोई चीज तुमको हम प्रोवाइड कर रहे हैं और तुम सामने से कह रहे हो कि मेरे को नहीं चाहिए, तो ये शैतानी कौन कर सकता है? ये डिबेंचर ट्रस्टी कर सकता है। तो ना डिबेंचर ट्रस्टी को वेव ऑफ करने देंगे, ना इशूअर को हम लोग लिमिट करने देंगे। किसी प्रकार का लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन, वेव ऑफ जो है वो हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब भी तुम लोग ट्रस्ट डीड बनाओगे ना, तब सारे जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है बाय द एक्ट, वो सब फैसिलिटीज सारे डिबेंचर होल्डर्स को मिलना चाहिए एंड ट्रस्ट डीड में मेंशन होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना है तुमको। फिर आता है हमारा ये वाला लाइन, बहुत ब्यूटीफुल लाइन है। बताया इंडेमनीफाइंग द डिबेंचर ट्रस्टी और द इशूअर फॉर द लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय द एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस और कमीशंस और ओमिशन। बहुत सिंपल चीज होता है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? बोला कि अगर पकड़ लो हमारा जो इशूअर है या फिर जो ट्रस्टी है, ये दो कौन है? मेन प्रमुख इंसान है जो डिबेंचर होल्डर्स को देख के रखता है। एक है इशूअर, कंपनी खुद, दूसरा है ट्रस्टी, ठीक है, जिसके ऊपर ट्रस्ट करके हम लोगों ने डिबेंचर होल्डर्स को छोड़ा है। ये ट्रस्टी और इशूअर, इसके किसी भी एक्ट के कारण, कौन सा एक्ट? नेग्लिजेंस हो सकता है, कमीशन हो सकता है, ओमिशन हो सकता है। कमीशन ओमिशन का मतलब, कमीशन का मतलब होता है करना, ओमिशन का मतलब होता है जो करना था वो तुमने नहीं किया। समझ में आ रहा है ना? जो करना था तुमने वो नहीं किया। तो ये इन सब कारणवश अगर किसी प्रकार का लॉस या फिर डैमेज कॉज हुआ, किसको कॉज हुआ? डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा तो नहीं है लेकिन ये होगा ना, मतलब जो भी लॉस हुआ, ठीक है, किनको लॉस हुआ? डिबेंचर होल्डर को। तो उस प्रकार के लॉस को तुम इंडेमनीफाई नहीं कर सकते। अब इंडेमनीफाई क्या होता है? इंडेमनिटी क्या होता है? इंडेमनीफाई क्या होता है? देखो, कंसेप्ट ऑफ इंडेमनिटी, इसमें क्या होता है? इसमें तीन पार्टी रहता है। एक होता है यहाँ पे इस केस में पकड़ लो, एक होता है तुम्हारा ट्रस्टी, ठीक है, दूसरा होता है डेट होल्डर, मतलब डिबेंचर के होल्डर। अब देखो, ट्रस्टी कह लो या फिर यहाँ पे इशूअर कह लो, ट्रस्टी कह लो या फिर इशूअर कह लो, इन दोनों में से किसी ने भी किसी प्रकार का एक्ट किया, कमीशन किया, ओमिशन किया, ठीक है। कमीशन मतलब कमिट करना, ओमिशन मतलब जो करना था वो नहीं किया, जिसके कारणवश अगर डेट होल्डर्स, जो डिबेंचर होल्डर्स है, उनको क्या हुआ? लॉस, उनको क्या हुआ? लॉस। तो इसका सारा ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाना चाहिए? इशूअर एंड ट्रस्टी खुद उठाना चाहिए ना, ठीक है। लेकिन एक कंसेप्ट आता है इंडेमनीफाई का, इंडेमनीफाई, ठीक है। इंडेमनिटी कहा जाता है उस कंसेप्ट को, जो होल्ड करता है उसको कहा जाता है इंडेमनिटी होल्डर। जो इंडेमनिटी ग्रांट करता है उसको कहा जाता है इंडेमनीफायर, ठीक है। और जो होल्ड करता है उसको कहा जाता है इंडेमनिटी होल्डर। ये कंसेप्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तुम लोग देखोगे। यहाँ पे सिंपली ये समझो, इस कंसेप्ट में होता क्या है? होता ये है कि कोई भी थर्ड पार्टी आके इंडेमनीफाई कर सकता है इशूअर एंड ट्रस्टी के लाइबिलिटीज को। मतलब ये होता है कि गारंटी करना, कौन गारंटी? थर्ड पार्टी गारंटी कर रहा है कि अगर इशूअर या फिर ट्रस्टी ने इनके किसी भी कारणवश अगर किसी प्रकार का लॉस हो रहा है, तो किसी भी इंसान को हो सकता है लॉस, ठीक है। यहाँ पे इस केस में डेट होल्डर है, डिवेंचर होल्डर है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो इनके हिस्से का जो भी लाइबिलिटी है वो मैं उठाऊंगा, ये थर्ड पार्टी उठाएगा, ठीक है। तो मतलब किसी और का जो लाइबिलिटी है कोई और उठा लेना, ठीक है। इस कंसेप्ट को कहा जाता है इंडेमनीफाइंग कंसेप्ट, ठीक है, या तो इंडेमनिटी कह सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ना, ये हम लोग होने नहीं देंगे। तो आप लोग अपने ट्रस्ट डीड में इंडेमनीफाइंग का किसी भी कंसेप्ट को नहीं ला सकते। कोई भी इंसान इंडेमनीफाई नहीं कर सकता, यहाँ पे इंडेमनीफायर आ नहीं सकता, क्योंकि हम लोग इशूअर एंड ट्रस्टी को पर्सनली लायबल करवाएंगे। उनको अपॉइंट किया गया था इनके अच्छे भलाई के लिए। इशूअर ध्यान रखेगा इनका भलाई हो, ट्रस्टी ध्यान रखेगा कि इशूअर जो है कोई गलती काम ना कर दे डेट डिबेंचर होल्डर्स के साथ, ठीक है, डेट होल्डर्स के साथ। तो तुम्हारा मेजर काम था और तुम अपना ही काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर थोप रहे हो, ठीक है, जो जिस कंसेप्ट को कहा जाता है इंडेमनीफाइंग, ठीक है। ये हम लोग अलाउ नहीं करने वाले, ये हम लोग अलाउ नहीं करने वाले। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके।
तो ये हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। अभी देखो पढ़ो, मजा आएगा। Indemnifying the debenture trustee or issuer for loss or damage caused by the act of negligence or commission or omission, इस प्रकार का कोई भी क्लॉज एंटर शेल नॉट कंटेन, इस डिबेंचर ट्रस्ट डीड में जो है आना नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा मेन मोटिव क्या है, शुड बी, कौन शुड बी, ये ट्रस्टी एंड इशूअर शुड बी फुल्ली अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इस बात का ध्यान रखना। फिर आता है लिस्टिंग एग्रीमेंट। बहुत सिंपल है, एवरी इशूअर एग्जीक्यूट करता है एक लिस्टिंग एग्रीमेंट जो स्टॉक एक्सचेंज के साथ होता है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा तो उनके साथ एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है। फिर आता है कंटिन्यूस लिस्टिंग कंडीशन। ऑल द इशूअर कंप्लाई विद द लिस्टिंग रेगुलेशन स्पेसिफाइड बाय सेबी टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम किसी प्रकार का अगर लिस्टिंग रेगुलेशंस में चेंजेस हो गया तो वो आपको फुलफिल करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है तो कंटिन्यूस लिस्टिंग कंडीशन यही होता है। फिर आता है हमारा ट्रेडिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, मतलब द ट्रेड्स इन द नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज शैल बी क्लियर्ड एंड सेटल्ड थ्रू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हमेशा इन्वॉल्व होना चाहिए। अब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का कंसेप्ट क्या होता है, देखो जो मैं खरीद रहा हूं तुमसे, तुम कौन हो, तुम हो, देखो ये है तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज, ये है तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज, ये है तुम्हारा इशूअर मतलब कंपनी, और ये है तुम इन्वेस्टर ये हो तुम, ठीक है। तो तुम स्टॉक एक्सचेंज से क्या खरीद रहे हो, हाँ जी, डेट इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हो फॉर एग्जांपल, या फिर नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर खरीद रहे हो, ठीक है, खरीद रहे हो कहाँ से, स्टॉक एक्सचेंज से खरीद रहे हो। तो तुम तक जो ये चीज पहुंच रहा है, कंपनी का जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये तुम तक पहुंच रहा है और तुमसे पैसा कंपनी तक पहुंच रहा है। ये स्टॉक एक्सचेंज पता है ये काम किसको सौंप देता है, ये काम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को सौंप देता है। स्टॉक एक्सचेंज खुद जो है ना उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, वो डिवाइड कर देता है। तो वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को बुलाता है, बोलता है कि सुन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन तू इस बात का ध्यान रखना कि इन्वेस्टर का पैसा कंपनी तक पहुंचे एंड कंपनी का जो इंस्ट्रूमेंट है वो इन्वेस्टर तक पहुंचे, ठीक है, उनके अकाउंट तक पहुंच जाए प्रॉपरली। ये काम किसका है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो ये जो ट्रेडिंग होता है, क्लियर एंड सेटलमेंट करना, ये पूरा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन देखता है, बस यही चीज़ यहाँ पे मैंशनड है। फिर देखो इधर आ जाओ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। अब तुम्हारा एग्जामिनेशन लूंगा मैं 2 सेकंड के लिए, तुमको ये पढ़ना होगा अच्छे से प्रॉपरली। मैं तुमसे पूछूंगा कि ये पढ़ के तुमको क्या समझ में आया, क्योंकि तुमको वरना इस वीडियो का वैल्यू समझ में नहीं आएगा जो मैं इतना मेहनत करके तुम लोग को सिखाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसका तुमको वैल्यू जो है ये पता नहीं चलेगा। मेरे को ये बता दो, सिर्फ तुमको ये समझना है, समझाना है मुझे समझाओ तुम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रिडेम्पशन ऑफ डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2022 लिखा ये है। यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, मैं एक बार पढ़ा देता हूँ, उसके बाद तुमको इंटरप्रेट करके मुझको बताना है कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सो दैट मैं समझूं कि तुम लोग को इंटरप्रिटेशन आता है। वेयर द इशूअर हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कौन डिफॉल्ट कर रहा है, इशूअर, डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट or redemption of debt securities or in creation of security in accordance with the term of the offer document, any distribution of dividend shall require approval of the debenture trustee। ये बता दो मेरे को क्या समझाने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। मैं फिर से बता दूं यहाँ पे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। यहाँ पे इन्वॉल्व है इशूअर इन्वॉल्व है, ठीक है, और ये भी बता रहे वो लोग कि ये डिफॉल्ट हो चुका है, थोड़ा इजी बना देता हूं तुम लोग के लिए। डिफॉल्ट हो चुका है, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया, रिडेम्पशन नहीं किया, या फिर क्रिएशन नहीं किया सिक्योरिटी, ठीक है। और अगर डिविडेंड आपको देना है तो आपको अप्रूवल लेना होगा फ्रॉम द डिबेंचर ट्रस्टी, ठीक है। डिबेंचर आपको इशू करना है, अप्रूवल लेना होगा डिबेंचर ट्रस्टी। तो इशूअर ने डिफॉल्ट कर दिया इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट, रिडेम्पशन या फिर सिक्योरिटी को क्रिएट करना, ये इशूअर ने डिफॉल्ट कर दिया जो इसका काम था। तो अगर आप लोग डिबेंचर इशू करना चाहते हो तो आपको ये जो हमारा डिबेंचर ट्रस्टी है इनसे परमिशन लेना होगा। अब मेरे को समझा दो एक वर्ड का क्या महत्व है यहाँ पे, और ये क्या इन टोटल क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। रीड करो, मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, पेज नंबर 289 आ जाओ तुम्हारे CMSL के पेपर में, रीड करो फटाफट। मैं तुमको दूध देता हूँ पूरा का पूरा 2 मिनट देता हूँ, ठीक है, 2 मिनट लगाओ, टाइम लगाओ और समझाओ मुझको, कमेंट सेक्शन में समझाओ। अगर सच्ची में स्टूडेंट हो
सच्ची में सीखना चाहते हो ज़िंदगी में कुछ, सच्ची में सीएस बनना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में टाइप करो कि तुमने क्या समझे, इसको लेकर क्या समझे। अब फास्ट फॉरवर्ड करके देख के उसके बाद कमेंट नहीं करना है, अभी कमेंट करो, समझाओ मुझको कि क्या बताने की कोशिश करे, थोड़े वर्ड्स में समझा दो जितना हो सके तुमसे। देखो, जो बच्चे प्रॉपरली आंसर दे पाए, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। इफ यू नॉट बीइंग एबल टू गेट इट, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, एक पेज ले लेता हूँ, ठीक है। देखो, कंसेप्ट ये है कि यह है इशूअर, इसने इशू किया डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इसने इशू किया डेट इंस्ट्रूमेंट्स। पकड़ लो डिबेंचर। इस चैप्टर के केस में आप लोग प्रेफरेंस शेयर भी ले सकते हो, ठीक है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी है, कमर्शियल पेपर ले सकते हो, ठीक है। डेट्स इन नॉर्मल सेंस, ठीक है। अच्छा, डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स में नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, हमेशा याद रखना, क्योंकि पूरा कंसेप्ट जो है यहाँ पे टूट जाएगा अगर तुमने सिर्फ प्रेफरेंस शेयर लिखा। अपना पूरा ऑब्जेक्टिव है ये कि हम लोग डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रेफरेंस नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, सो दैट अपने को इक्विटी डाइल्यूट ना करना पड़े। इक्विटी अगर हम लोग ने डाइल्यूट कर दिया तब तो खेल खत्म यहाँ पे, है ना। तो इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स के आगे नॉन प्रेफरेंस शेयर्स लगाना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं डिबेंचर ट्रस्टी के ऊपर, ठीक है। तो ये जो डिबेंचर ट्रस्टी है, अंडरस्टूड, डिबेंचर ट्रस्टी ये जो है, ये डिबेंचर से रिलेटेड है। तो हम लोग डिबेंचर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, कोई एक प्रकार का डेट इंस्ट्रूमेंट्स तुमने इशू किया जो कि है डिबेंचर, उसके ऊपर डिबेंचर ट्रस्टी बैठेगा जो कि डिबेंचर होल्डर्स के पूरे राइट्स को देखेगा, ठीक है। अब हुआ ये कि इशूअर का क्या राइट था, इशूअर का क्या अधिकार था। पकड़ लो, डिबेंचर जो है ना, एक प्रकार का सिक्योर्ड डिबेंचर भी होता है एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर भी होता है। सिक्योर्ड डिबेंचर में इंटरेस्ट रेट जो है वो लो रहते हैं, अनसिक्योर्ड डिबेंचर में इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई रहता है, ठीक है। अनसिक्योर्ड है ना, हाई रहता है। यह है सिंपल चीज। हमेशा जो चीज सिक्योर्ड रहेगा उसका इंटरेस्ट रेट हमेशा कम रहेगा फ्रॉम इन कंपैरिजन टू जो चीज अनसिक्योर्ड है, क्योंकि अनसिक्योर्ड है तो इन्वेस्टर्स ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, राइट। अब देखो, दोनों कंडीशन में होता क्या है, अगर तुम सिक्योर्ड डिबेंचर इशू कर रहे हो
तो तुमको कोई ना कोई किसी प्रकार का तुम जो इशू कर रहे हो डिबेंचर, इसको तो इसके खिलाफ तुमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि ये सिक्योर्ड डिबेंचर है। जैसे तुम बैंक से लोन लेते हो, ठीक है, तुम एज अ कोलेटरल कुछ सामान गिरवी रखते हो ना, तो उसी प्रकार का कुछ ना कुछ जो है कंपनी को एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होगा डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर अगर है तो ये किसका काम है? सिक्योरिटी क्रिएट करना। ये काम है किसका? इशूअर का। इशूअर का और क्या क्या काम है? इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट पेमेंट करना। तो इधर आ जाओ, इंटरेस्ट पेमेंट करना, यहां पे आ गया एक नंबर, इंटरेस्ट पेमेंट करना एंड डेट सिक्योरिटीज, ये समझ में आ चुका है। अब बचा है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन तो डिबेंचर का रिडेम्पशन तो किसी एक पर्टिकुलर ईयर में जाके रिडीम तो होगा ना, रिडीम तो होगा, रिडेम्पशन तो होगा। रिडेम्पशन होगा कि नहीं होगा बता दो। 5 साल बाद, 6 साल बाद तुम लोन अमाउंट पूरा पेमेंट नहीं करते बैंक में जाके लोन लेने के बाद, या फिर इंटरेस्ट भरते रहते हो? हाँ, पेमेंट तो करना होगा ना तुमको। तो उसी प्रकार का कंपनी जब पेमेंट कर देता है पूरा का पूरा, तो उसको रिडेम्पशन कहते हैं। इन तीनों में से कोई भी तुमने नहीं किया है, जो तुम्हारा प्रमुख काम था, मेन काम था, किसका काम था? इशूअर का काम था, तुमने नहीं किया है, तुमने नहीं दिया है। या तो तुमने सिक्योरिटी नहीं बनाया अभी तक सिक्योर्ड डिबेंचर्स के, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया जो तुमको टाइम टू टाइम देना होता है इंटरेस्ट, और रिडेम्पशन तुम्हारा रिडेम्पशन जो है वो छूट गया है, रिडेम्पशन तुमने किया नहीं है। मतलब प्रीवियसली तुमने कोई डिबेंचर्स जो इशू किया था उसी का तुमने प्रॉपरली कर नहीं पाया, अब तुमने दोबारा आगे तुम डिबेंचर इशू करने के लिए, है ना, तुम दोबारा आगे डिबेंचर इशू कर ले, तो डिबेंचर दोबारा तो इशू करने नहीं देंगे, क्योंकि पहली तो तुमने तो ये सब किया नहीं है। अब इन सब में ना इतना ज़्यादा झोल नहीं है, बस तुमको इतना समझना है कि यार सिक्योरिटी में पेमेंट नहीं किया, इंटरेस्ट में तुमने सिक्योरिटी क्रिएट नहीं किया, पेमेंट नहीं होता, सिक्योरिटी क्रिएशन होता है, क्रिएशन नहीं किया, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया, रिडेम्पशन नहीं किया तुमने। अब अगर ये कौन है, किनको करना था ये सब, मतलब किनको देना था ये सब? ये डिबेंचर होल्डर्स के लिए देना था, डिबेंचर होल्डर्स, है ना, डिबेंचर होल्डर्स के लिए देना था। पकड़ लो, तुमने डिबेंचर होल्डर्स के टूवर्ड्स तुम्हारा जो भी कर्तव्य था इशूअर का, तुमने नहीं किया, एक भी नहीं किया। ना तो तुमने सिक्योरिटी क्रिएट किया, ना तो इंटरेस्ट क्रिएट किया, इंटरेस्ट दिया उनको, ना तो तुमने रिडेम्पशन किया तुम्हारे डिबेंचर्स का, ठीक है। अब तुम इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना चाहते हो। भाई, तुमने ना तो सिक्योरिटी क्रिएट किया, ना तो तुमने इंटरेस्ट पेमेंट किया, ना तो तुमने रिडेम्पशन किया, और तुम इक्विटी होल्डर्स को डिविडेंड देना चाहते हो। क्यों? ये भेदभाव क्यों? तुम डिबेंचर होल्डर्स को ना देके तुम इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाहते हो, ये क्यों? ये तो नाइंसाफी है ना। तो ये करने से पहले अगर तुम अपने डिबेंचर होल्डर्स को इग्नोर करना चाहते हो और इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपनाना चाहते हो, उसको थोड़ा इंप्रेस करना चाहते हो, डिविडेंड देना चाहते हो, इन सब से पहले ना तुमको डिबेंचर होल्डर्स के पिताजी से परमिशन ले लेना होगा, जो कि है डिबेंचर ट्रस्टी। परमिशन लेना होगा इनसे, तब जाके तुम कर पाओगे। तो यही है पूरा कंसेप्ट। यहां पे देखो, issuer has defaulted in payment of interest, redemption of debt securities or in creation of security। ये creation of security वाला यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है? सेटिंग अप कोलेटरल इज अग्रीड इन द एग्रीमेंट। कोलेटरल तुमको बिठाना था ना, तुमने नहीं क्रिएट किया। अच्छा, इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट, जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा था वो तुमने फुलफिल नहीं किया। एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड शेल रिक्वायर अप्रूवल ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी। तो तुमने अगर ये सब काम नहीं किया, ना तो क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी किया, ना तो रिडेम्पशन किया, ना तो इंटरेस्ट पेमेंट किया, और तुम डिविडेंड देना चाहते हो, ठीक है, किनको डिविडेंड मिलता है? यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है मिस्टेक करते हैं। स्टूडेंट्स नहीं, बहुत बड़े बड़े टीचर्स भी मिस्टेक करते हैं। वो लोग सोचते हैं ये जो यहाँ पे तो लिखा नहीं है कि डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को देना है, तो वो लोग सोचते कि यार ये तो डिबेंचर होल्डर को डिविडेंड देने की बात कर रहे हैं। डिबेंचर होल्डर्स को कभी डिविडेंड नहीं मिलता, उनको इंटरेस्ट ही मिलना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो तुमने इंटरप्रेट किया था ना, बहुत सारे स्टूडेंट ने ये गलत इंटरप्रेट किया था,
एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, यहाँ पे जो डिविडेंड है किनको देना है ये यहाँ पे बताया नहीं गया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ये डिविडेंड जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं ये लोग। क्या ये समझ में आ रहा है तुमको? हाँ जी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, करेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड शैल रिक्वायर अप्रूवल ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी। तुमको डिबेंचर ट्रस्टी से पूछ लेना होगा, डिबेंचर ट्रस्टी से पूछ लेना होगा। क्या ये तुमको समझ में आ रहा है? क्या तुमको समझ में आ रहा है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बवाल क्लियर हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आगे बढ़े, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। ओके, फिर देखो ऑब्लिगेशन ऑफ द इशूअर। इशूअर का क्या ऑब्लिगेशन है? अब खत्म होने वाला चैप्टर, ध्यान से देखो। फेयर एंड इक्विटेबल मैनर से वो जो है इशू जो है करेगा, ट्रीट करेगा सारे एप्लीकेंट्स को। किसी भी एप्लीकेंट को अनफेयर मीन से नहीं देखेगा या फिर अनफेयर मीडियम से जो है उसके साथ ऑपरेट नहीं करेगा, पूरा फेयर रहेगा। शैल नॉट डिफ्रॉड इन कनेक्शन विद इशू और सब्सक्रिप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, डिफ्रॉड नहीं करना है। इशूअर शेल अप्लाई स्कोर्स, मतलब स्कोर्स के लिए अप्लाई करके रखना है। स्कोर्स क्या होता है? स्कोर्स रेड्रेसल सिस्टम होता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम या फिर रेड्रेस सिस्टम कह सकते हो। रेड्रेसल सिस्टम यहाँ पे होता यह है कि कंपनी के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट करना चाहे तो कंपनी स्कोर में जाके, कोई भी इंसान इन्वेस्टर स्कोर में जाके कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकता है और इसका पूरा जिम्मेदारी जो है सभी उठाता है, देखता है कि प्रॉपरली सब कुछ सही से हो रहा है कि नहीं और कंप्लेंट जो है वो रेड्रेस हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो सिस्टम अपने कंपनी में इंटीग्रेट करोगे तुम, उसके लिए तुम एप्लीकेशन तो देना होगा ना। तो द इशूअर शैल अप्लाई फॉर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कंप्लेंट रेड्रेसल सिस्टम ऑथेंटिकेशन इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय सेबी। सेबी से तुमको फॉर्मेट में अप्लाई कर देना होगा। ठीक है, कि सेबी हम लोग तो इशू करने जा रहे हैं तो हमारा स्कोर भी बिठा दो अपने आपके वेबसाइट में, हमारा जो है कंपनी का भी नाम डाल दो, सो दैट लोग कंप्लेंट अगर करे तो जो है आप लोग भी देख पाओ, हम लोग भी रेड्रेस कर पाए। ठीक है, इन केस ऑफ अ पब्लिक issue, the issuer shall provide all required information documents to the lead manager for conducting the due diligence in the form and manner as may be prescribed by SEBI। ये सिंपल चीज है। The issuer shall ensure the secured debt securities are secured 100% security, मतलब पूरा का पूरा सिक्योरिटी जो है, जो भी मतलब सिक्योर्ड डेट जो है वो 100% सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, The issuer shall fix a record date for the purpose of the payment of interest, कब की कब इंटरेस्ट पेमेंट होगा, dividend and payment of redemption or repayment amount or such other purpose as specified by SEBI। मतलब कब कब तुम इंटरेस्ट दोगे, डिविडेंड दोगे। प्रेफरेंस शेयर्स तो है ना, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, उनको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलेगा ना। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो वो डिविडेंड, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ना ये वाला चीज, इसमें भी तुम जो है कहा गया, ये इक्विटी मैंने लिखा है ना यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो है उसको भी इंक्लूड कर लेना जब तुमको इमेजिन करना है, क्योंकि उनको भी तो डिविडेंड मिलता है ना। तो अगर नॉन कन्वर्टेबल इक्विटी, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप लोग डिविडेंड देना चाहते हो और हमको डिवेंचर होल्डर्स को ना ही इंटरेस्ट देना चाहते हो, ना ही सिक्योरिटी उनका जो डेट है वो सिक्योर करना चाहते हो, ना ही रिडेम्पशन करना चाहते हो, तो डिवेंचर ट्रस्टी से पूछ लेना, अगर वो अलाउ करे तो कर दो। ठीक है, ये समझ में आ चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, फिर देखो ऑब्लिगेशन ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी, ये रीड करना है कि डिवेंचर ट्रस्टी का ऑब्लिगेशन क्या, क्योंकि ये तुम मल्टीपल जगहों पे पढ़ने के लिए तुमको मिलेगा, जैसे कंपनी लॉ, SBIL, तो ये तुमको पढ़ना है घर में बैठ के, डिवेंचर ट्रस्टी क्या है। ठीक है, उनके ऑब्लिगेशंस क्या है, बहुत सिंपल चीज़ है, सिर्फ तुमको दिमाग में यही बिठाना है कि डिवेंचर्स होल्डर के साथ कोई भी गलत काम ना हो, वही डिवेंचर ट्रस्टी देख के रखता है। तो उससे रिलेटेड जो भी तुम्हारे मन में बन जाए वो तुम एग्जामिनेशन में लिख के आ जाओ, फुल मार्क्स मिलने वाला है। फिर देखो यहाँ पे पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल चैप्टर 3। तो ये हम लोग देखेंगे, ये क्या बताया। नंबर 1, द इशूअर शैल अपॉइंट वन और मोर मर्चेंट बैंकर रजिस्टर्ड विद द सेबी। तो कंडीशंस क्या है पब्लिक इशू का, जब तुमको पब्लिक इशू करना है कंडीशन क्या है? सबसे पहले तुम अपना मर्चेंट बैंकर को ढूंढोगे, वन और मोर मर्चेंट बैंकर रजिस्टर्ड विद सेबी, उसको अपॉइंट करोगे। वेयर द इशू इज मैनेज्ड बाय मोर देन वन लीड मैनेजर। ठीक है, अगर तुम्हारा इशू जो है वहां पे एक से ज्यादा लीड मैनेजर है, लीड मैनेजर, अच्छा ये जो मर्चेंट बैंकर लीड मैनेजर है
ये हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में देख रखा है इनका डेफिनेशन, ठीक है। तो बार बार हर चैप्टर में हम डेफिनेशंस नहीं करवाऊंगा। आपको डेफिनेशंस अगर करना है तो स्टार्टिंग से देखो, जो पहला चैप्टर मैंने अपलोड किया प्रॉपरली, ठीक है। लीड मैनेजर, द राइट ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू डिस्क्लोजर, अलॉटमेंट, रिफंड एंड अंडर राइटिंग ऑब्लिगेशंस इफ एनी ऑफ ईच लीड मैनेजर शैल बी predetermined and disclosed in the draft offer document and the offer document, ठीक है। तो पहला कंडीशन तुमको ये समझ में आ चुका है कि तुमको एक या फिर उससे ज़्यादा मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना है। किसको अपॉइंट करना है? मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना है। और अगर कंपनी लीड मैनेजर को अपॉइंट कर रहा है एक या फिर उससे ज़्यादा, मोर देन वन, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा अपॉइंट हो रहे हैं तो तुमको उसका जितना भी ड्यूटी है, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू द डिस्क्लोजर, अलॉटमेंट, रिफंड, अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन, ये सब इसका किसका काम है? लीड मैनेजर देखता है कि प्रॉपरली सब कुछ होता है कि नहीं, ठीक है। लीड मैनेजर, उसका नाम ही है लीड मैनेजर, वही सब कुछ कंट्रोल करता है, देखता है ऑब्लिगेशंस। इफ एनी ऑफ सच लीड मैनेजर, उनका अगर कोई भी ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो तुमको ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एंड ऑफर डॉक्यूमेंट में दिखाना होगा, ठीक है, कि इनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझे? ये ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट किसके पास जाता है? ये सबके पास जाता है, पब्लिक के पास जाता है, सेबी के पास जाता है, स्टॉक एक्सचेंज के पास जाता है। फिर देखो, वेदर देर इज ओनली वन लीड मैनेजर, अगर एक लीड मैनेजर है, इट शैल नॉट बी एन एसोसिएट ऑफ द इशूअर एज प्रोवाइड अंडर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। याद रखियो, अगर तुमने एक ही लीड मैनेजर को अपॉइंट किया तो वो लीड मैनेजर जो है वो तुम्हारा एसोसिएट नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा इंसान होना चाहिए, इंडिपेंडेंट बंदा होना चाहिए, ठीक है। However, in case the lead manager is an associate of the issuer का कोई एसोसिएट अगर हो जाए, सर एसोसिएट मतलब वो कंपनी, वो फर्म, वो एंटिटी जहाँ पे तुम्हारा 20% से ज़्यादा स्टेक है, ठीक है, तुम्हारा कंट्रोल है 20% से ज़्यादा। Such lead manager shall not issue any due diligence certificate in relation to the issue of the such debt securities or non-convertible redeemable preference share, ठीक है। तो however, in the case of lead manager is an associate of the issuer, it shall disclose itself as an associate of the issuer and its role shall be limited to marketing of the issue। याद रखना, अगर तुम अपने एसोसिएट को बिठा रहे हो एज अ लीड मैनेजर तो वो ज़्यादा काम नहीं करेगा, उसको काम करने का अधिकार बस इतना ही है कि तुम्हारे इशू को, तुम जो ये इशू ला रहे हो ये पब्लिक तक मार्केटिंग कर दे, बस इतना ही उसका काम रहेगा। अगर तुमने अपने एसोसिएट को एज अ लीड मैनेजर बिठा दिया तो, समझ में आ रहा है? सच लीड मैनेजर शेल नॉट इशू एनी ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट, वो कोई किसी प्रकार का ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा। ये क्या होता है सर ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट? देखो, ये जो कंपनी है, ये जो सारे जो उनको काम करना था, मतलब रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना था, ड्यू डिलीजेंस करना था, वो उसने किया कि नहीं, वो सर्टिफिकेट कौन देता है? लीड मैनेजर देता है, ठीक है। और लेकिन तुम अपने एसोसिएट को अगर एज ए लीड मैनेजर बिठा रहे हो तो तुम फॉलो करो ना करो, एसोसिएट तो तुम्हारा एसोसिएट है, चाहने वाला इंसान है, तुम्हारा रिलेशन में है वो तो तुमको सर्टिफिकेट वैसे भी दे देगा। इसलिए उसको मना किया गया है कि तुमको सर्टिफिकेट नहीं देने देंगे। शैल नॉट इशू एनी ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट इन रिलेशन टू द इशू ऑफ सच डेट सिक्योरिटीज एंड और नॉन कन्वर्टेबल रिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर। क्या समझ में आ रहा है? इनके इशू से रिलेटेड किसी प्रकार का ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट तुमको इशू करने नहीं देंगे अगर तुम लीड मैनेजर हो इशूअर कंपनी के और तुम एसोसिएट भी हो उनके। क्या ये समझ में आ रहा है? इससे अच्छा तुमको, मतलब इससे क्लीन तरीके से तुमको भैया सिर्फ और सिर्फ गणेश जी ही सिखा पाएंगे और कोई नहीं, ठीक है। इसके ऊपर कोई नहीं सिखा पाएगा, ठीक है। और गणेश जी के बाद हम ही आते हैं। फिर देखो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एटलीस्ट वन लीड मैनेजर टू द इशू शेल नॉट बी एन एसोसिएट। तुम अगर बहुत सारे लीड मैनेजर को बिठा रहे हो, एक लीड मैनेजर, 2-3 लीड मैनेजर तुमने जो है बिठा लिया, तो सारे के सारे लीड मैनेजर जो है तुम्हारा एसोसिएट है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनमें से कोई भी एक कम से कम तुम्हारा एसोसिएट नहीं होना चाहिए। दैट एटलीस्ट वन लीड मैनेजर टू द इशू शेल नॉट बी एन एसोसिएट, ठीक है। दोनों कंडीशन बता दिए। अगर तुम बहुत सारे लीड मैनेजर रख रहे हो तो उनमें से कम एक ऐसा लीड मैनेजर होना चाहिए जो तुम्हारा एसोसिएट ना हो। अगर तुमने एक ही लीड मैनेजर रखा है और वो भी तुम्हारा एसोसिएट है तो भैया उसको ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट तो बनाने ही नहीं देंगे, तुमको किसी और से ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट लेना होगा, किसी दूसरे जो है लीड मैनेजर से। क्या ये समझ में आ रहा है? फिर देखो, द इशूअर शैल नॉट मेक अ पब्लिक इशू फॉर प्रोवाइडिंग लोन, मतलब तुम जो ये पब्लिक इशू कर रहे हो, तुम ये
किस लिए कर रहे हो, जिसके लिए भी करो करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन इन चीज़ों के लिए स्पेशली मत करना। कौन सा? प्रोवाइडिंग लोन और एक्विजिशन ऑफ शेयर्स फॉर एन एंटिटी हु इज अ पार्ट ऑफ द प्रोमोटर ग्रुप और ग्रुप कंपनीज। ठीक है, तुम लोन प्रोवाइड कर रहे हो, क्या प्रोवाइड कर रहे हो? लोन प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, किस चीज के लिए? एक्विजिशन ऑफ शेयर्स के लिए, शेयर्स एक्वायर करना है। ठीक है, किसका? किसी एंटिटी का, एंटिटी का शेयर एक्वायर करना है। हु इज अ पार्ट ऑफ द प्रोमोटर ग्रुप, मतलब प्रोमोटर ग्रुप का पार्ट है वो एंटिटी, तुम्हारे ग्रुप कंपनीज का एक पार्ट है वो एंटिटी, तुम्हारे ग्रुप कंपनी में कोई एक कंपनी है जो ये एंटिटी है। इसका मतलब क्या है सर? मतलब बिना समझ के तुम लोग एग्जामिनेशन में चले जाते हो, तभी ना जाके तुम एग्जामिनेशन में भूल जाते हो। सिंपल चीज देखो ना, तुम ये जो लोन उठा रहे हो, क्यों उठा रहे हो? कोई भी काम हो सकता है, लेकिन बद से बदतर काम हो जाए, लेकिन ये काम नहीं होना चाहिए। कौन सा काम? तुम्हारा जो प्रोमोटर ग्रुप है ना, या फिर ग्रुप कंपनीज है, तुम जो कंपनी चला रहे हो उसमें तो बहुत सारे कंपनीज हो सकते हैं, ग्रुप कंपनीज, एक दो कंपनी नहीं, जैसे टाटा का अलग अलग कंपनी है। तो तुम ये जो लोन उठा रहे हो, तुम अपने ही किसी ग्रुप एंटिटी कंपनी का जो एंटिटी है उसका शेयर एक्वायर करने के लिए तुम ये लोन नहीं उठा सकते। इसका मतलब तो ये कि तुम अपने ही कंपनी का शेयर खरीदने के लिए तुम लोन उठा रहे हो मार्केट से, तो ये तो होने नहीं देंगे ना हम लोग। समझ में आ रहा है? तुम कोई दूसरा चीज करो, लेकिन अपने कंपनी का शेयर तुम खुद खरीदोगे, इसके लिए तुम मार्केट से पैसा उठा रहे हो, ये तो तुमको होने नहीं देंगे हम लोग। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? अच्छा, एग्जाम्शन, तीन तीन लोगों को एग्जाम्शन मिला है यहाँ पे। देखो, तीन लोगों को एग्जाम्शन मिला है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एंड पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। याद रखना, जो भी फाइनेंस कंपनी से रिलेटेड है उनको अलाउड है। तो तीन है यहाँ पे। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी मतलब जो बैंक नहीं है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनको अलाउड है, इनके अलावा किसी और को अलाउड नहीं है। इशुवेंस ऑफ ग्रीन डेट सिक्योरिटीज। ग्रीन डेट सिक्योरिटीज क्या होता है? फंड लोन्स फॉर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट, उसको कहा जाता है ग्रीन डेट सिक्योरिटीज। तो कंपनी इशू करता है, इशूअर इशू करता है ग्रीन डेट सिक्योरिटीज। ये ग्रीन डेट सिक्योरिटीज क्या होता है? ये वो सिक्योरिटीज होता है जो इन्वायरमेंटल कामों के लिए लोन उठाया जाता है, इन्वायरमेंटल कामों के लिए लोन उठाया जाता है। और पब्लिक जो इन्वेस्ट करते हैं ना यहाँ पे, ये सिर्फ इस मोटिव से इन्वेस्ट नहीं करते कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये पब्लिक इसलिए इन्वेस्ट करता है क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि वो कुछ ग्रीन, मतलब कुछ इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम करे, इसलिए वो लोग इन्वेस्ट करते हैं इन सारे कंपनीज में। ठीक है, ये करने से पहले तुमको भैया सेबी से अप्रूवल ले लेना होगा, सिंपल चीज। और ये जो ग्रीन मैं बता रहा हूँ ना तुमको, ये जो ग्रीन का क्या, ग्रीन डेट सिक्योरिटीज क्या है, तो ये सारे हैं, इसको रीड कर लेना घर पे बैठ के। एक एग्जांपल बता देता हूँ, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग मास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अगर बनाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है खराब है? अच्छा है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो नॉर्मल लोग अपने कार बाइक जो है इससे कम ट्रैवल करेंगे, तो उससे पोल्यूशन कम होगा। समझ में आ रहा है? तो इन प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन को बनाने के लिए तुमको चाहिए फंड। तो तुम अगर फंड उठाते हो तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? ग्रीन डेट सिक्योरिटीज़ के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना? तो पूरा पढ़ लेना है, ठीक है, जितना हो सके याद कर ले, 8 to कम से कम याद कर लियो। अच्छा, फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे, भाई फटाफट जाएंगे, ठीक है। फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, फर्स्ट स्टेज देख लो। Issuer shall not make a public issue unless a draft offer document has been filed with all the stock exchanges। ये पूरा प्रोसीजर है तुम्हारा, ठीक है, कैसे होता है चीज़ें। तो सबसे पहले क्या करोगे? फाइल करोगे ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। इससे पहले तुम इशू नहीं कर सकते, तुमको सबसे पहले ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करना ही है। फिर आता है द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद द स्टॉक एक्सचेंज शैल बी मेड पब्लिक बाय पोस्टिंग द सेम ऑन द वेबसाइट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट तुम स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे डालोगे, ठीक है, जो पब्लिक कमेंट को सीख करेगा, बुलाएगा कि हाँ बताओ पब्लिक कमेंट अगर आपको करना है तो करो, 5 दिन है आपके पास। फिर देखो, द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट शैल ऑल्सो बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द इशूअर एंड द लीड मैनेजर। इनके वेबसाइट पे भी जाएगा, कंपनी की वेबसाइट एंड लीड मैनेजर के वेबसाइट पे भी जाएगा। द लीड मैनेजर शैल एंश्योर दैट द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट क्लियरली स्पेसिफाइज द नेम एंड कॉन्टैक्ट particulars including the postal and email addresses and telephone numbers of the compliance officer who shall be the company secretary of the issue। फिर देखो,
The lead manager shall ensure that all comments received on the draft offer document are suitably addressed prior to the filing of the offer documents with the registrar of company. तो जो भी भैया कमेंट आया है वो एड्रेस करो तुमको, तो तुमने तो कमेंट के लिए वेबसाइट पे डाला ही था, तो कमेंट को एड्रेस करो। उसके बाद द लीड मैनेजर, ये हो गया। फिर द लीड मैनेजर शेल prior to filing the offer document with the registrar of companies furnish to the SEBI the due diligence certificate in format as may be prescribed. तो फाइल करने से पहले ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट आपको ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट फाइल करना होगा सेबी को, ठीक है। ये पहला हो गया, पहला स्टेप क्या था, फाइलिंग द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। तब जाके तुम फाइल करोगे सेबी को ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइनली, पब्लिक से रिव्यू लेके उसको सॉल्व वुल्व करके, ठीक है, फिर जाके तुमको पब्लिश करना। उसके बाद देखो डिस्क्लोजर इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या डिस्क्लोज करोगे, सब कुछ, ऑल मटेरियल फैक्ट्स, ये यहाँ पे तुम फैक्ट्स लिख सकते हो। ऑल मटेरियल फैक्ट्स आर ट्रू एंड फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर तुमको देना है बस। मतलब तुम जो भी दावा कर रहे हो तुम्हारे प्रोस्पेक्टस में, ऑफर डॉक्यूमेंट में, सब कुछ सत्य है, यही तुमको मेंशन करना है। डिस्क्लोजर इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। मोड ऑफ डिस्क्लोजर क्या होगा, डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, इशूअर एंड लीड मैनेजर। एडवर्टीजमेंट फॉर पब्लिक इशू, हाँ ऑनलाइन हो सकता है। The issuer shall make an advertisement through electronic mode such as online newspaper or website of the issuer or the stock exchange or an English national daily and regional daily with the wide circulation, जहाँ पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। तो या तो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में न्यूज़पेपर में डाल दो, ऑनलाइन न्यूज़पेपर, या फिर वेबसाइट पे डाल दो इशूअर का या फिर स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है। और अगर दे रहे हो न्यूज़पेपर में तो इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर दे देना, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में। वर्नाकुलर मतलब देसी लैंग्वेज में, उस जगह का जहाँ पे तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस है। पकड़ लो कलकत्ता में तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस, तो वहाँ का जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है वो बांग्ला, उस बांग्ला में तुमको देना है, ठीक है। अच्छा, प्रोहिबिशन ऑन पेमेंट ऑफ इंसेंटिव। Any person connected with the issue shall not offer any incentive whether direct या फिर indirect in any manner whether in cash or kind or service otherwise in any person for the making an application in the issue। समझ में आ रहा है, घूस नहीं देना है, यहाँ पे घूस के बारे में बोल रहा है, घूस नहीं देना है। मतलब तुम ऑफर डॉक्यूमेंट दिया और तुम लोगों को घूस दे रहे हो, बोल रहे हो कि ये लो 500 रुपये और तुम अप्लाई कर दो, ये लो 500 रुपये तुम अप्लाई कर दो। ऐसा करके नहीं करना है कुछ भी भैया, किसी प्रकार का इंसेंटिव नहीं दे सकते डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। फिर देखो अब्रिज प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म। हमेशा याद रखना तुम्हारा जो प्रोस्पेक्टस होगा उसमें होगा एक प्रकार का, देखो अब्रिज प्रोस्पेक्टस, ठीक है, और ऑफर डॉक्यूमेंट। तो तुम जो प्रोस्पेक्टस निकालते हो, प्रोस्पेक्टस मतलब मैंने तुमको बार बार समझाया है, प्रोस्पेक्टस मतलब वो होता है जो तुम्हारे कंपनी के बारे में पूरा बताता है, तुम्हारा जो ऑफर है उसके बारे में पूरा बताता है। तो इस प्रोस्पेक्टस में तो तुम दो चीज़ इशू करोगे ना, एक होता है तुम्हारा प्रोस्पेक्टस, एक होता है ऑफर डॉक्यूमेंट। दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों में किसी भी रूल्स रेगुलेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन मिसमैच नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। Shall ensure that every application form and the abridged prospectus is in the format as specified by SEBI, and the abridged prospectus shall not contain matters which are extraneous to the contents of the offer document। मतलब abridged prospectus में ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं होना चाहिए जो ऑफर डॉक्यूमेंट में नहीं है, या फिर ऑफर डॉक्यूमेंट में अलग है और abridged prospectus में अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, प्राइस डिस्कवरी एंड बुक बिल्डिंग। सिंपल चीज़ है, अब जो तुम ये इशू करने जा रहे हो इसका प्राइस कैसे सेट करोगे, जैसे 1000 रुपये करके सेट करोगे तुम्हारे इस डेट इंस्ट्रूमेंट को, या फिर 100 रुपये, या फिर 5 रुपये, 10 रुपये, कैसे तुम सेट करोगे। पहला है फिक्स्ड प्राइस, तुम सेट कर लो अपने आप ही। कैसे फिक्स करोगे, तुम लीड मैनेजर से कंसल्ट कर लो और वो जो कहता है उसके हिसाब से तुम अपना प्राइस फिक्स कर लो। ये थोड़ा डेंजरस इसलिए हो जाता है, तुमको पता नहीं चलता कि तुम्हारा वैल्यूएशन करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। तुम जो इशू कर रहे हो अपना शेयर, मतलब सॉरी डेट इंस्ट्रूमेंट्स, वो क्या सही प्राइस में इशू कर रहे हो कि नहीं, इसमें दिक्कत हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा प्रोसेस है बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग का प्रोसेस यही होता है कि तुम जो इन्वेस्टर्स है उनको इन्वाइट करते हो बिड करने में। बिड देते हैं वो लोग कि मैं 100 रुपये दूंगा, मैं 110 रुपये दूंगा, मैं 200 रुपये दूंगा। तो उसमें जो एवरेज बिड आता है उसके हिसाब से तुम प्राइस डिटरमाइन करते हो। इससे क्या पता चलता है कि मार्केट में किस प्रकार का डिमांड है और उससे अपना प्राइस एकदम प्रॉपर तरीके से सेट हो पाता है, ठीक है। ये बुक बिल्डिंग प्रोसीजर, ये दो मेथड है। अच्छा,
एक आता है प्राइस, दूसरा आता है कूपन। यहाँ पे तुमको प्राइस कूपन दोनों देखने को मिलेगा। प्राइस होता है कॉस्ट ऑफ द सिक्योरिटीज, मतलब कितने पैसे में तुम दे रहे हो। पकड़ लो 100 रुपये में दे रहे हो एक सिक्योरिटी। और कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। ये तो एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलने वाला है। अभी कितने परसेंट का इंटरेस्ट होगा, 7%, 2%, 5%, जो भी परसेंटेज का इंटरेस्ट रेट होगा वो तुमको मेंशन करके रखना होगा। ठीक है, अब देखो ये कैसे तुम डिटरमाइन करते हो प्राइस कूपन्स। या तो तुमने फिक्स कर लिया अपने आप ही, या तो बुक बिल्डिंग के प्रोसीजर से तुम कर सकते हो। क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, आगे देखो। सब्सक्रिप्शन का जो पीरियड है कम से कम मिनिमम 2 वर्किंग डेज एंड मैक्सिमम 10 वर्किंग डेज होना चाहिए। 2 से 10 दिन तक खुला रहेगा, उसके अंदर अंदर जिसको सब्सक्राइब करना है कर लेगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो पूरा का पूरा पैसा वापस करना होगा तुमको। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो पूरा का पूरा वापस, 8 दिन के अंदर अंदर पूरा का पूरा पैसा वापस। Allotment of securities and payment of interest. Allotment of securities shall be made with such timeline as may be specified by सभी। मतलब जैसे तुमको पैसा मिल गया तो तुमको तो अब सिक्योरिटीज अलॉट करना है, तो वो सेबी जैसे बताएगा उसके हिसाब से तुमको सिक्योरिटीज अलॉट कर देना है। अच्छा, नॉट अलॉटेड या तुमने या तो अलॉटमेंट नहीं किया और एप्लीकेशन मनी आर नॉट अनब्लॉक्ड विद इन द पीरियड स्टिपुलेटेड। इसका मतलब ये होता है कि देखो तुमने अगर देखो सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 75 होना ही चाहिए। 75% जो भी तुम ऑफर कर रहे हो ना पब्लिक को, उसका 75% सब्सक्रिप्शन अगर नहीं हुआ ना दोस्त, तो तुम्हारा पूरा का पूरा पैसा वापस करना होता है। तो उसको हम लोग कहते हैं अनब्लॉकिंग, क्योंकि तुमने ब्लॉक कर रखा है। जो भी एप्लीकेशन मनी आया है तुम्हारे पास वो तो तुमने ब्लॉक कर रखा है। अब पूरा का पूरा 75% नहीं आया तो तुमको अनब्लॉक करना होगा, उनको वापस दे देना होगा पैसा। तो तुमको यहाँ पे क्या लिखना है, नॉट अलॉटेड। पकड़ लो, अगर तुमने अलॉटमेंट नहीं किया या फिर एप्लीकेशन मनी जो है तुमने अनब्लॉक नहीं किया, अगर तुमने अलॉटमेंट नहीं किया, अलॉटमेंट नहीं करने का एक रीज़न ये होता है कि 75% जो है वो आया ही नहीं। 75% नहीं आया तो अलॉटमेंट नहीं हो सकता। कम से कम 75% एप्लीकेशन सब्सक्राइब होना चाहिए। नहीं हुआ, अलॉटमेंट नहीं हुआ तो भैया अनब्लॉक कर दो ना। अगर नहीं किए तो क्या होगा, अनब्लॉक, इंटरेस्ट पे करोगे एट द रेट ऑफ 15% पर एनम टू द इन्वेस्टर्स। ठीक है, फिर देखो अंडरराइटिंग का पूरा एलिजिबल अंडरराइटिंग को बता देना कि पूरा फुल अंडरराइटिंग कर लेना चाहिए। अच्छा, अब तुमको मैंडेटरी लिस्टिंग तो करना ही है। शैल मेक एन एप्लीकेशन फॉर द लिस्टिंग टू स्टॉक एक्सचेंज को फाइनली तुमको लिस्टिंग के लिए बता देना कि भैया हमको लिस्टिंग करना है। लीड मैनेजर का क्या क्या काम होता है, शैल नॉट एम्प्लॉय एनी डिवाइस स्कीम आर्टिफिस टू डिफ्रॉड, मतलब वो डिफ्रॉड नहीं करना चाहिए। सिंपल चीज, लीड मैनेजर किसी प्रकार का गेम नहीं खेलना चाहिए जिससे डिफ्रॉड हो। ठीक है, डिफ्रॉड किसको करेगा, इन्वेस्टर को। लीड मैनेजर शेल इंश्योर दैट द सिक्योर डेट सिक्योरिटीज आर सिक्योर, जो सिक्योर डेट सिक्योरिटीज है वो तो सिक्योर होना ही चाहिए, वो इंश्योर करेगा लीड मैनेजर। लीड मैनेजर शेल इंश्योर पेमेंट of additional interest by the issuer in accordance with this regulation in case the non allotment or debt securities or non convertible redeemable preferentials। मतलब जो तुमको additional interest पेमेंट करना था ये 15% का तुम कर रहे हो कि नहीं वो देखेगा लीड मैनेजर, क्योंकि तुमने अलॉटमेंट नहीं किया और तुमने पैसा भी वापस नहीं किया था। ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट कौन देता है, बाय डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी भी देगा। डिबेंचर ट्रस्टी अगर सिक्योर्ड डेट है तो, अगर अनसिक्योर्ड है तो क्या, सिक्योर्ड डेट है तो फॉर्मेट रहेगा स्पेसिफाइड पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 4। ठीक है, और अगर नॉन सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है तो स्पेसिफाइड फॉर्मेट रहेगा पार्ट ए ऑफ शेड्यूल, बताओ क्या, 4A। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, डिबेंचर ट्रस्टी शैल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फर्निश टू सेबी स्टॉक एक्सचेंज द ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट। जब भी ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सबमिट होगा सेबी को, तब उसके समय पे तुमको ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट देना होगा फ्रॉम द डिबेंचर ट्रस्टी। और फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बता दिया, अगर सिक्योर्ड है तो क्या होगा, अनसिक्योर्ड है तो किस फॉर्मेट में होगा। डिबेंचर ट्रस्टी शैल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द लिस्टिंग एप्लीकेशन बाय द इशूअर फर्निश टू द बोर्ड एंड टू द स्टॉक एक्सचेंजेस अ ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट। अब ये दूसरा है, याद रखना, ये क्या हो रहा है, लिस्टिंग एप्लीकेशन, और ये क्या था, ये था फाइलिंग ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट। एक है ऑफर डॉक्यूमेंट सबमिट करने के टाइम में तुमको एक जो है ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट देना होगा, दूसरा देना होगा लिस्टिंग के दौरान। ठीक है, तुमको देना होगा, और ये जो सर्टिफिकेट रहेगा, ये लिस्टिंग के दौरान जो सर्टिफिकेट रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, अगर सिक्योर्ड है और अगर अनसिक्योर्ड है तो क्या, सिक्योर्ड है तो फॉर्मेट रहेगा पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 4, अगर अनसिक्योर्ड है तो पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 4A।
अब यहाँ पर भी 4 है, याद रखना, ये पार्ट ए है, शेड्यूल 4A, ठीक है, शेड्यूल 4 है, यहाँ पे पार्ट ए है दोनों में, यहाँ पे पार्ट बी है दोनों में, बस यही डिफरेंस है, तुमको याद रखना है, ठीक है। ऑफर डॉक्यूमेंट पार्ट ए शेड्यूल 4, ठीक है, फॉर सिक्योर्ड। ऑफर डॉक्यूमेंट पार्ट ए शेड्यूल 4A अनसिक्योर्ड। फिर आता है लिस्टिंग एप्लीकेशन। लिस्टिंग एप्लीकेशन जैसे ही हो जाए, डिबेंचर ट्रस्टी देगा अपना सर्टिफिकेट कौन से फॉर्मेट में, पार्ट बी शेड्यूल 4, एंड पार्ट बी शेड्यूल 4A फॉर अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड में शेड्यूल 4 सिर्फ, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज डिस्क्लोज कर देगा इस डॉक्यूमेंट के बारे में अपने वेबसाइट पे, बस खत्म। इसको इग्नोर करो, ये 3 चीज़ इग्नोर करो, इसको नहीं करना है, ठीक है। और ये जो है लिस्टिंग, इसको रीड करना है। लिस्टिंग ऑफ कमर्शियल पेपर, तुमको कमर्शियल पेपर के बारे में मैंने बता दिया है, और ये नॉर्मल एकदम बेसिक अबरा जबरा जो रूल्स है वो यहाँ पे लिखा है, इसको रीड करना है, बस इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपनी सेक्रेटरी का रोल क्या होगा, इसको भी तुमको रीड करना है, घर में बैठ के थोड़ा होमवर्क दे रहा हूँ मैं। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा पसंद आया होगा, एंड मन लगा के पढ़ो, डेफिनेटली एग्जामिनेशन पास करोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसी एग्जाम स्क्वाड आपके साथ हमेशा रहेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।